हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम बी एल एल बी के 9th सेमेस्टर की जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी सारी यूनिट आज हम इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। ये रिविजनल पर्पस के लिए वीडियो रहने वाली है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सारे कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर सारी यूनिट डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मेंशन है कि क्या एम्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, प्लस क्या डेफिशिएंसी होती है सर्विसेज में, क्या कौन कौन से रेड्रेसल हमको दिए गए हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं, तो वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में तो था ही सबसे पहले। बट उसके बाद उसके अंदर अमेंडमेंट होते गए, जैसे 1991 में हुआ, फिर 1993 में हुआ, फिर 2002 में हुआ, फिर 2019 में हुआ। तो 2019 ने 1986 वाले को रिपील कर दिया। तो जो 2019 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अभी आज के टाइम में वो चलता है। तो हम उसी के बारे में ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट सबके सेम है, बस थोड़े सेक्शन अलग हैं और चीजें इंक्लूड हुई हैं। 2019 में अब जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो अब इसके अंदर हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई सेलिंग, वो सब चीजें हमारी इसके अंदर आई हैं जो कि पहले नहीं थी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो हम इसमें अगर बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की, तो जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो सेक्शन 2 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है। एडवर्टीजमेंट मीन्स क्या है? कोई भी ऑडियो या फिर विजुअल पब्लिसिटी या ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से, चाहे वो साउंड, लाइट, स्मोक, गैस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या फिर इंटरनेट से या वेबसाइट से, किसी भी तरीके से हम कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं, कोई भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी सर्कुलर पर, लेबल पर या किसी भी रैपर पर, तो वो सब हमारे एडवर्टीजमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। चाहे वो कोई भी विजुअल या कैसी भी रिप्रेजेंटेशन हो जो हम करना चाह रहे हैं, वो सब हमारे एडवर्टीजमेंट में आता है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? जब हम लोग अपने ब्रांड्स की जो पब्लिसिटी करते हैं जिससे लोगों के नोटिस में वो सारी चीजें हैं, तो वो सब हमारा इसमें आता है। सेक्शन 2 का सब क्लॉज 7 कह रहा है कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर बेसिकली जो पर्सन कोई गुड्स खरीद रहा है, कोई कंसिडरेशन दे के जब कोई व्यक्ति कोई गुड्स खरीद रहा है तो वो क्या होता है? वो कंज्यूमर होता है। ठीक है। वो प्रॉमिस करता है वो हाफ पेड करे या फिर पार्शली अभी पेड करे या पार्शली बाद में पेड करे या पार्शली प्रॉमिस करे। ठीक है ना, जो वो गुड्स खरीदता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुड्स खरीद के दूसरे पर्सन को रीसेल कर रहा है तो वो एज ए कंज्यूमर में नहीं आएगा। जैसे मैंने गुड्स खरीदा और मैंने गुड्स खरीदा और मैंने किसी और को सेल कर दिया, तो वो एज एन कंज्यूमर में नहीं आएगा। ठीक है ना। और हमारे पास जो बाय एंड गुड्स है ये सारा हमारा इंक्लूड करता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, जो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही है उन सबको इंक्लूड करता है, जो टेली शॉपिंग हो या डायरेक्ट सेलिंग हो या मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, उन सबको भी इसके अंदर इंक्लूड करा गया है। आप लोग ऑनलाइन भी कुछ परचेज कर रहे हो तब भी आप कंज्यूमर हो ही, और इस एक्ट के अंदर भी आप कंज्यूमर माने ही जाओगे। आप इस एक्ट के अंदर भी कंप्लेंट डाल सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो। अब कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या होता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट बेसिकली अगर एक पर्सन ने जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगी है, अब वो उस एलिगेशन को डिनाई करे या फिर वो उस एलिगेशन को कंटेस्ट करे, तो हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट में आता है जब वो जो व्यक्ति है वो उस एलिगेशन को डिनाइज कर देता है। ठीक है, जो उसकी कंप्लेंट में लिखी है, तो वहां से हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट जो है स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा कि सेक्शन 2 के सब क्लॉज 8 में दिया है। अब बात करें ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स मतलब क्या है? कोई भी खरीदना या बेचना किसी भी गुड्स को या सर्विसेज को, जो हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को, जो हम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जो हम चीज़ों को सेल करते हैं, बाय करते हैं, वो सब हमारा ई कॉमर्स आता है। जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आजकल चल रहे हैं, जैसे कि अमेजोन हो गया, जेप्टो हो गया, बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं हमारे पास ना, जिसमें हम बाय एंड सेलिंग करते हैं ऑनलाइन। अब सेक्शन 2 का सब क्लास 17 कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक सर्वर प्रोवाइडर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर। इसका मीन्स कोई पर्सन जो कि टेक्नोलॉजीज के थ्रू अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो सेल कर रहा है अपनी सर्विसेज को टेक्नोलॉजीज के थ्रू। ठीक है ना। चाहे वो एडवर्टाइजिंग कर रहा हो, सेलिंग कर रहा हो गुड्स की, सर्विसेज की, किसी भी कंज्यूमर को किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे या फिर किसी भी ऑक्शन साइट्स पे, तो वो सब भी हमारा इसमें इंक्लूड होगा। वारंटी हमारा इंक्लूड होगा कोई भी हमारे पास मटेरियल स्टेटमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ फैक्ट है, प्रॉमिस करा गया है, डिस्क्रिप्शन को लेके, उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को लेके प्रॉमिस करा गया है, और उसका जो मॉडल दिखाया गया है, उसका जो सैंपल दिखाया गया है उस डिस्क्रिप्शन का, तो वो सब हमारा वारंटी में आता है, एक्सप्रेस वारंटी। स्पूरियस गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि फॉल्सली क्लेम करे जाते हैं कि वो जेन्युइन है, वो जेन्युइन होते नहीं है बट उनको फॉल्सली क्लेम करा जाता है कि नहीं ये जो गुड्स हैं वो जेन्युइन है।
ये स्पूरियस गुड्स का एक एग्जांपल है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा गुड स्पूरियस है कौन सा नहीं है। स्पूरियस गुड में लोग सेम ही गुड बनाते हैं, लेकिन ये जो माइनर डिफरेंस है, यहाँ पे इसकी डेट वेट लिखी हुई है, यहाँ पे सब नहीं लिखी हुई, जो कि क्लियरली इन चीजों से पता चलता है। अब इसका जो क्यूआर है वो इस साइड और इसका क्यूआर इस साइड है, तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि हम कैसे जाने कि कोई चीज स्पूरियस है या कोई स्पूरियस नहीं है। ठीक है ना। अब बात करें डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट हमारा बेसिकली हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 10 में आता है। डिफेक्ट कोई भी फॉल्ट या कोई भी इम्परफेक्शन हो या कोई भी शॉर्ट कमिंग हो किसी क्वालिटी में या क्वांटिटी में, तो वो सब हमारा डिफेक्ट में आता है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब बात करें डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी मतलब कोई भी फॉल्ट या फिर कोई इम्परफेक्शन या कोई भी शॉर्ट कमिंग हो या कोई भी इनएडिक्वेसी हो कि इसमें जो सर्विस हमने प्रोवाइड करी है उस सर्विस के अंदर, तो वो सब हमारे डेफिशिएंसी में आता है। अब अगर बात करें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वो एडवर्टीजमेंट होते हैं जो फॉल्सली क्लेम करते हैं, फॉल्सली डिस्क्राइब करते हैं प्रोडक्ट को जो कि वो वैसे नहीं होते। वो फॉल्स गारंटी देते हैं। ठीक है ना। वो कंज्यूमर को मिसलीड करते हैं और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है उस प्रोडक्ट की वैसी नहीं होती है जैसी दिखाई जाती है। तो वो सब हमारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है। ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है इससे, क्योंकि लोग मिसलीड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके सर्विसेज को लेके, तो वो सारा हमारा इसके अंदर आता है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के अंदर। ये अभी हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस करी है जो कि सेक्शन जो 4 नंबर में आ जाती है एग्जाम में। अब अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट के, तो बेसिक सी बात है, प्रोटेक्शन करना कंज्यूमर राइट्स का, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। रेडरेसल मैकेनिज्म भी इसके अंदर आता है, मतलब कि हमारा जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसने रेडरेसल मैकेनिज्म दिए गए हैं स्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर की जो उनकी कंप्लेंट्स है उसको टाइमली जो है सॉल्व करा जा सके। ठीक है ना। इसका है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का प्रिवेंशन करा जाए, कंज्यूमर अवेयरनेस को प्रमोट करा जाए, उसके साथ साथ रेगुलेशन करा जाए अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ताकि जो भी कोई कंज्यूमर है वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी करा गया है, ताकि भाई जो क्वालिटी और जो सेफ्टी या प्रोडक्ट की उस चीज को इंश्योर करा जा सके, जो एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करा जा सके। तो ये कुछ एम्स और ऑब्जेक्टिव है हमारे किसके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। अब अगर हम बात करें डेफिशिएंसी इन सर्विस, तो डेफिशिएंसी इन सर्विस वो तब अगर होती है जहाँ पे कोई सर्विस जिसने प्रोवाइड करी है किसी कंज्यूमर को, वो उसकी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से मीट नहीं करी। अब फॉर एग्जांपल आप किसी सलून गए, आपने उन्हें कटिंग दिखाई कि आपको इस तरीके की हेयर कटिंग चाहिए, बट उन्होंने आपकी उस तरीके की हेयर कटिंग नहीं करी, तो वो हुआ डेफिशिएंसी इन सर्विस। जो आपकी डिजायरेबल सर्विस थी वो आपको नहीं मिली। ठीक है ना। अब अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 का सब क्लॉज 1 जी भी इस चीज में डील करता है कि भाई डेफिशिएंसी इन सर्विस के बारे में, कि कोई भी फॉल्ट होना, कोई भी इम्परफेक्शन होगा, कोई भी शॉर्ट कमिंग होना, वो सब इसके अंदर डील करता है। ठीक है ना। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल से अगर आप समझो, तो ये सारे एग्जांपल हैं कि भाई अगर आप सलून जा रहे हो, आपने हेयर कलर करा है, आपको चाहिए था कोई दूसरा कलर, उन्होंने कोई दूसरा कलर कर दिया, तो वो ये नहीं होगा कि हमने तो सर्विस दी है। सर्विस देना नहीं, अगर आपको जो सर्विस चाहिए थी वो सर्विस मिली नहीं, तो भी आप इसमें कंप्लेंट डाल सकते हो। तो इसके कुछ एसेंशियल हैं जैसे फॉल्ट और शॉर्ट कमिंग, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस की मैनर या क्राइटेरिया था वो भी अच्छा नहीं था, रिलेशन टू सर्विस। तो ये सारे हमारे कुछ एसेंशियल है अगर हम डेफिशिएंसी इन सर्विस की बात करते हैं तो। और जैसे कि एक रिविजनल लेक्चर है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा ब्रॉड में एलेबोरेट नहीं करा हुआ है, इसमें उस तरीके से एलेबोरेट करा है ताकि अगर आप ऐसा रिवीजन के टाइम पे इसे देख रहे हैं, क्योंकि आई नो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी से कोड प्रैक्टिस करते हैं, तो आई थिंक हो सकता है आज भी वो कोड गए हो, कल एग्जाम में तो आज भी गए हो, तो उनके लिए तो ये आई थिंक हेल्पफुल होगी वीडियो। मतलब ये वीडियो सिर्फ रिविजनल पर्पज के लिए है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करे गए। अब बात करें कंज्यूमरिज्म का, तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये एक आइडिया है जिसके अंदर जो कंजप्शन ऑफ गुड्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है मार्केट में बहुत ज्यादा परचेज करे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये उस टाइम पे डील करता है, मतलब कि जो डिजायर गुड्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों की डिजायर बढ़ रही है गुड्स को लेके, वो किसी भी सोसाइटी में, अब वो किसी भी एडवर्टीजमेंट से भी बढ़ सकती है या फिर किसी भी कल्चरल ट्रेंड से भी वो चीजें बढ़ सकती है। तो कंज्यूमर्स का मतलब बेसिक यही होता है कि कोई भी जो गुड्स है
उसकी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो हमारा उसके अंदर आता है। अब इसको एज एन ओल्डन डेज में एज अ प्रिंसिपल ऑफ केवे टेम्पटर, आप लोगों ने केवे टेम्पटर आई थिंक सेल्स ऑफ गुड एक्ट में पढ़ा होगा। उसमें होता है ना, बायर बी अवेयर, जिसमें कोई भी, इसका सिंपल मतलब ये है, अगर कोई भी बायर कुछ प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो वो उसकी ड्यूटी बनती है कि जब वो प्रोडक्ट ले रहा है, वो फेस टू फेस उस प्रोडक्ट को ले रहा है, तो वो सारी की सारी चीजों को एग्जामिन करे। और जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे लगता है, अब वो मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड करे, उसके जो भी, अगर बायर कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो वो जो प्रोडक्ट है उसको एग्जामिन करे, उसके बाद ही उसको परचेज करे, जब वो पूरा सेटिस्फाइड होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। It was assumed that he would use all care and skill while entering into the transaction. तो जब कोई भी बायर कोई ऐसा प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, तो वो क्या करे, सबसे पहले उसको देखे कि प्रोडक्ट को अच्छे से एग्जामिन करे। तो ये चीज का प्रिंसिपल हमने, अगर आप लोग को याद हो तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट में भी था, केवेट एम्प्टर वाला। तो बेसिक सी बात है, कंज्यूमरिज्म बस उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाता है जो कि जिसमें बहुत ज्यादा कंजप्शन हो रही है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की, या वो बहुत ज्यादा कंजप्शन किसी भी रीजन से हो सकती है, या किसी ट्रेंड के चक्कर में हो रही है, या फिर किसी भी अपना एथिकल या कल्चरल ग्राउंड पे जो सर्विसेज बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब हमारा कंज्यूमरिज्म में आता है। अगर देखा जाए तो एज इकोनॉमिक ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है, एज अ फ्यूल ये काम करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक के लिए अच्छा होता है। अब अगर बात करी जाए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, कौन से कुछ डेफिनेशन क्लॉजेस हमने पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्या था हमने वो पढ़ा। अब करते हैं कि पढ़ते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है हमारे पास। सेक्शन 4 के अंदर हमें दी गई है प्रोसीजर फॉर मीटिंग ऑफ सेंट्रल काउंसिल। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे स्टेब्लिश है, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन से इनको एस्टेब्लिश करा है। तो जो काउंसिल होती है ये मिलती, मतलब इनकी जो मीटिंग होती है वो नेसेसरी होती है। उनकी एक मीटिंग होती ही है, मतलब हर एक साल में एवरी ईयर उनकी एक मीटिंग होती ही है, किसकी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। Central Council shall meet at such time and place at the chairperson may think fit and observe the such procedure। मतलब कि जो चेयरपर्सन होता है वो मीटिंग रखवा सकता है साल में एक बार, वो कभी भी इसकी मीटिंग रखवा सकता है, वो किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे जो उसको लगता है कि हाँ ये टाइम या ये प्लेस उस ट्रांजेक्शन के लिए या उस बिजनेस पर्पज के लिए ठीक है, तो ये रखवा सकता है मीटिंग। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल काउंसिल के, इसकी जरूरत क्यों है? इसका जो ऑब्जेक्ट वो है कि जो राइट है उनको प्रोटेक्ट करा जाए, मार्केटिंग ऑफ गुड्स के अगेंस्ट उनका जो राइट है उस चीज को प्रोटेक्ट करा जाए। और जो हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब जो हजार्डियस सब्सटेंस अगर मार्केट में है तो उन सब के बारे में, उन सबको प्रिवेंट करा जाए, उन सारे टॉपिक्स को लेके इसमें मीटिंग होती है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, ये सारी की सारी सर्विसेज या कोई भी केस हो वो सब इसमें डिस्कस होता है, ठीक है। ये कहा जाता है कि मतलब ये सारे जो राइट होते हैं फेयर ट्रेड के अगेंस्ट, ये कंज्यूमर को देने चाहिए, इससे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और ज्यादा बढ़ती है, उन्हें पता चलता है अपने राइट्स के बारे में। द राइट टू बी अश्योर्ड, द राइट टू बी हर्ड एंड अश्योर्ड, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं, एज एन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने बनाए इन सारे राइट्स को, ताकि लोगों को मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनको अपने राइट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले, ठीक है ना। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू सीक रेड्रेसल, राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये सारे के सारे राइट्स बनाए गए ताकि जो हमारे कंज्यूमर हैं वो वेल अवेयर हो सके उनके राइट्स के बारे में। अब है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अभी हमने पढ़ी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, अब है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। जो स्टेट है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। एज अ डेट में बी स्पेसिफाइड सच नोटिफिकेशन, वो किसी भी डेट में जो है ऐसे स्टेट किस मतलब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से स्टेब्लिश कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को, ठीक है, जो कि हमारी एज एन स्टेट काउंसिल मानी जाएगी। तो जो स्टेट काउंसिल होती है वो कंसिस्ट होती है फॉलोइंग मेंबर से। इसके अंदर हमारा द मिनिस्टर इन चार्ज होता है ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो हमारा मिनिस्टर इन चार्ज होगा कंज्यूमर अफेयर का, वो इसके अंदर होगा। इसके अंदर वो सच मेंबर्स होंगे या नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे जो रिप्रेजेंट कर सके इंटरेस्ट,
मतलब जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का, जो बेसिक इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का, वो उसको एज अ प्रेजेंट कर सके वो लोग, चाहे वो ऑफिशियल हो वो नॉन ऑफिशियल हो, वो लोग वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। The state council shall meet as when necessary but not less than 2 meetings shall be held every year। 2 मीटिंग होना मैंडेटरी है, उससे कम नहीं हो सकती और उससे ज्यादा हो सकती है अगर रिक्वायरमेंट है तो। The state council shall meet at such time and place as the chairman may think fit। जो भी टाइम एंड प्लेस चेयरमैन को लगता है कि हाँ इस टाइम पे मीटिंग करना सही रहेगा, तो ये लोग उस टाइम पे मिल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके भी ऑब्जेक्ट यही है कि स्टेट के अंदर जो हमारे लॉज हैं कंज्यूमर्स के, उसको प्रोटेक्ट करा जाए और उसको प्रमोट करा जाए। ठीक है, तो ये हमारे स्टेट का भी काम है कि कंज्यूमर को उनके लॉज एंड राइट्स के बारे में बताया जाए। अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, वो है क्या? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्या करती है, हमारा लीगल असिस्टेंस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हमारी सेंट्रल लेवल पे होती है और एक स्टेट लेवल पे होती है। लेकिन ये वाला पेज पीछे आगे जिससे आगे होना चाहिए था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती क्या है। तो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वही होती है जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताती है, उनकी ड्यूटीज के बारे में बताती है, जो कि मेजर स्टेब्लिश कर रही है। ठीक है ना, ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चले। और जो काउंसिल है ये कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करती है ताकि लोगों को एजुकेट करा जा सके उनके राइट्स के बारे में, जो कंज्यूमर है उन्हें पता चल सके। कंपोजिशन की बात किया जाए तो इसके अंदर टोटल 20 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में। 5 इयर्स तक के लिए ये लोग अपॉइंट होते हैं और ये लोग रीअपॉइंट भी हो सकते हैं जब इनका टर्म एंड होता है। ठीक है। और जो काउंसिल की जो मीटिंग होती है, जो हमने अभी देखा, स्टेट लेवल पर साल में 2 बार जरूरी है, सेंट्रल लेवल पर एक बार होती है, वो सफिशियंट है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो है काउंसिल को एज एन स्टेब्लिश करा गया। काउंसिल एक तरीके से हमारी एडवाइजरी बॉडी का काम करती है, एक तरीके से लीगल असिस्टेंस देने का काम करती है। तो इसकी थोड़ी सी पावर्स देख लेते हैं कि इसकी पावर्स क्या है। ये एडवाइजरी पावर है इसकी। ये एडवाइस कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि कौन सी पॉलिसीज कंज्यूमर के लिए बन सकती हैं या क्या एडवाइसेस कंज्यूमर के लिए ठीक रहेंगी, उन सब पे ये काम कर सकती है। प्रमोट कर सकती है कंज्यूमर राइट्स को, जैसे कि राइट टू सेफ्टी हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट टू रेड्रेसल हो गया, ये सारे राइट्स को प्रमोट कर सकती है। ठीक है ना। अवेयरनेस कैंपेन को ये लोग कर सकते हैं। ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं मैकेनिज्म को, उसके साथ साथ पॉलिसी रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं ये लोग स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पर। अब बात करते हैं हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल एजेंसीज, हमारा सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। ये सेक्शन 9 के पुराने वाले एक्ट में था, अभी ये सेक्शन 9 में नहीं है। तो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर एड्रेसल, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है अपना, एक अपना स्टेट लेवल पर होता है और नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, इन 3 लेवल्स पर होते हैं हमारे कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। तो देखिए जो हमारा कंज्यूमर जो स्टेट लेवल पर होता है, बेसिकली उसमें क्या होता है, जो भी स्टेट लेवल पर होगा, वो जो पर्सन होगा, जो वहाँ का प्रेसिडेंट होगा, वो एक क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, या तो मतलब वो जज रह चुका हो। और 2 लोग होने चाहिए, जो एक इनमें एक वुमेन होनी चाहिए जिनको, जिनके पास एबिलिटी और इंटीग्रिटी और उनको पता हो जो लॉज चल रहे हैं, और उनके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए कंज्यूमर अफेयर्स को लेके, इकोनॉमिक को लेके, इंडस्ट्री को लेके, उनके पास इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस ज्यादा होना चाहिए। तो ये लोग हमारे किस में आते हैं? 2 लोग चाहिए होते हैं हमने को, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और 2 मेंबर होने चाहिए, दो में से एक वुमेन होगी और एक मेल होंगे। अब इसकी जुरिडिक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम की, जो हमारे सेक्शन 34 में दी है। तो इसकी जुरिडिक्शन है, ये सारी जितनी भी कंप्लेंट्स है ये उसको एंटरटेन कर सकती है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, पर इसकी वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर 1 करोड़ तक की वैल्यू के केसेस ये लोग हैंडल कर सकते हैं, मतलब 1 करोड़ तक की जो वैल्यू की कंप्लेंट है उसको ये हैंडल कर सकते हैं। और इसमें हमारा एज अ सिविल कोर्ट हम इसको मानते हैं, लेकिन इसमें एज हमें प्लीड करने की जरूरत नहीं होती, हमें इसमें प्लीडिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट कंप्लेंट के बेसिस पर भी इसमें प्रोसीजर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा अगर प्रोसीजर करते हैं तो कंप्लेंट का? तो पहले सेक्शन 36 के अंदर है प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करता है तो क्या होगा? द फॉरम सेंड्स अ कॉपी, मतलब जो है वो जो फॉरम है वो जो कॉपी ऑफ कंप्लेंट है वो एक्यूज पार्टी को सेंड करेगी विद इन 30 डेज में। ठीक है, और ये माना जाएगा कि जो अपोजिट पार्टी है जब उसे कॉपी रिसीव हो गई है तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर वो जो है उस कॉपी का रिस्पॉन्स करे, या फिर उसका एक्सटेंशन मिल सकता है एक्स्ट्रा 15 डेज का।
इफ द एक्यूज पार्टी डज नॉट रिस्पॉन्ड, अगर कोई भी एक्यूज पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है या फिर डिसएग्री कर रही है उस कंप्लेंट के साथ, तो फॉरम के पास क्या अथॉरिटी है? वो एक सैंपल ऑफ प्रोडक्ट, जो उसका सैंपल है प्रोडक्ट का, उसको टेस्ट कर सकता है। ठीक है। इवन वो कंप्लेनेंट को कह सकता है कि टेस्टिंग के लिए पे करने के लिए, और जो टेस्ट फीस एंड जो सैंपल है वो लैब में भेजे जा सकते हैं, और जो लैब की जो रिपोर्ट बन के आएगी वो भी उसको सेंड करी जाएगी एक्यूज पार्टी को। ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों पार्टीज को अलाउ करते हैं कि वो अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो लैब की ऑब्जेक्शंस दोनों पार्टीज अपनी अपनी रख सकते हैं। ठीक है ना। और लास्ट में वही दोनों पार्टीज का आर्ग्यूमेंट सुनते हैं और उस आर्ग्यूमेंट के बेस पर ही ऑर्डर आता है। और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो स्टेट कमीशन के पास अपना ले जा सकता है अपील। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर अगर 1 करोड़ तक से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू। ठीक है ना। और जो भी कोई प्रोसीडिंग होगी इसके अंदर उसको एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। अब आती है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल, जो हमारी स्टेट लेवल पे, जो कि हमारा सेक्शन 42 के अंदर है। ये 142 नहीं, सेक्शन 42 है। जो हमारा सेक्शन 42 है इसके अंदर हमें स्टेट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। ठीक है। और इसको एस्टेब्लिश भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। और ये जो स्टेट कमीशन है ये स्टेट लेवल पर ही अपना अपने जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म करेगी। ठीक है। अब इसमें भी हमारा एक प्रेसिडेंट होगा जो कि हाई कोर्ट का जज होने चाहिए या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, वो इसमें हमारे प्रेसिडेंट होंगे। और इसमें लेस देन 4 मेंबर नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ना ही लेस देन 4 और ना ही मोर देन सच मेंबर इसमें नहीं होने चाहिए इसके अंदर। अब इसकी जुरिडिक्शन क्या है हमारी स्टेट कमीशन की? तो स्टेट कमीशन की भी जुरिडिक्शन हमारी ये है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की इसके पास कंप्लेंट आ रही है, वो जो कंप्लेंट है वो एक्सीड होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा की कंप्लेंट होनी चाहिए। और वो कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, वो भी इसके अंदर ही आ सकती है। इवन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो अपील है वो भी हमारी इसमें आ सकती है, इसके पास पावर है कि वो उस अपील्स को देख सकता है। अब सेक्शन 48 बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ केसेस। अब अगर कोई ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेनेंट और इट्स ओन मोशन, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट किसी भी स्टेज पर जो केस है उसको ट्रांसफर कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के सामने। ठीक है। या फिर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कमीशन को वो जो है केस को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है किसी भी टाइम पे। सेक्शन 51 बात करता है अपील टू नेशनल कमीशन। 51 के अंदर ये है कि अगर कोई भी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जाकर अपनी अपील को लगा सकता है। इसी में सेक्शन 52 बात करता है कि हियरिंग ऑफ अपील। तो अपील की जो हियरिंग करेगा, जो हमारा जो भी कोई हमारी अपील अगर स्टेट कमीशन के आगे फाइल करी गई है या फिर नेशनल कमीशन के आगे फाइल करी गई है, तो ये जो हमारी अपील है ये विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज के अंदर अंदर ही इसको क्या कर दिया जाएगा? इसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। और जिस दिन ऑर्डर मिला है उस दिन से 30 डेज तक का टाइम होता है इसमें अपील लगाने का। विद इन 30 डेज आपको इसके अंदर अपील लगानी पड़ती है अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो। और अगर इन केस अगर आप डिले हो जाता है अपील लगाने में तो आपको इसमें कंडोनेशन ऑफ डिले लगाना पड़ता है। अब सेक्शन 53 बात करता है हमारी स्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। तो ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा, किसी भी नोटिफिकेशन से इसको स्टैब्लिश कर सकता है। ठीक है ना। नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश होती है। इसके अंदर हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर एक प्रेसिडेंट होंगे और इसके अंदर भी 4 लोग से कम नहीं होंगे। ठीक है ना। इसकी जुरिडिक्शन क्या है? ये उन सारे केसेस का एंटरटेन करेगी जिनकी वैल्यू जो है 10 करोड़ से ज्यादा है, उनको ये डील करेगी। ठीक है। कंप्लेंट अगेंस्ट अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एंड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की 10 करोड़ से एक्सीड है या उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 10 करोड़ से एक्सीड है, तो ये उसमें डील करेगा हमारा नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल। अपील अगेंस्ट कोई भी स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अगर कोई अपील है तो ये हमारा नेशनल कंज्यूमर स्टेट डिस्प्यूट रेड्रेसल में ही जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि ये हमारी एक सेंट्रल अथॉरिटी है। इवन अगर कोई नेशनल, अगर इसके भी किसी को, अगर इसका भी कोई ऑर्डर किसी को नहीं समझ में आया या फिर कोई पर्सन इसके ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकता है। अब इसकी पावर क्या है? एनसीडीआरसी की पावर क्या है? तो इसकी पावर है कि सेक्शन 60 के अंदर है कि रिव्यू कर सकता है हमारे नेशनल कमीशन को इन सर्टेन केसेस में।
नेशनल कमीशन के पास पावर होती है कि वो रिव्यू कर सकता है किसी भी ऑर्डर को। ठीक है ना, अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कोई एरर है तो ऑर्डर को रिव्यू करने की पार्टी हमारी एनसीआरटीसी के पास है। ये एक्स पार्टी ऑर्डर को भी सेट असाइड कर सकता है। ये केसेस को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी स्टेज पर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को या स्टेट कमीशन को, या फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को किसी भी केस को किसी भी स्टेज पर ही ट्रांसफर कर सकता है। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर ये देगा उसको ऐसा फाइनल माना जाएगा। और इसके ऑर्डर को फाइनल माना जाता है, इसके ऑर्डर को बाइंडिंग इफेक्ट माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्ट के अंदर इसके ऑर्डर को फाइनल माना जा रहा है, बाइंडिंग माना जा रहा है। लेकिन अगर फिर भी कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा सकता है। अब लिमिटेशन पीरियड क्या है हमारा अपील का, तो हमारे जो अपील का लिमिटेशन पीरियड हमें प्रिस्क्राइब करा हुआ है, जिसके अंदर विद इन 30 डेज, मतलब आपको अगर अपील की एप्लीकेशन लगानी है तो आपको 30 डेज के अंदर लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो विद इन 2 ईयर्स के अंदर आपको वो कंप्लेंट जो है फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। अब हमारा सेक्शन 67 बात करता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। तो कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है या कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है, वो ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है जो कि हमारा नेशनल कमीशन ने बनाया है, तो वो क्या कर सकता है, अपना सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम में या फिर स्टेट फोरम में या फिर नेशनल कमीशन में किसी ने कंप्लेंट नहीं करी है, तो जो कंप्लेंट है वो विद इन 2 ईयर्स के अंदर ही होनी चाहिए, जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे प्रोविजंस थे हमारे स्टेट रेड्रेसल को लेके, नेशनल को लेके और अपना डिस्ट्रिक्ट को लेकर। अब इनकी जो है रेड्रेसल एजेंसीज है, इनकी कुछ पावर है। ये पावर्स ये है कि ये जो फॉरम है ये पावर कर सकती है, मतलब कि ये क्या कर सकती है, ये किसी भी प्रोविजन को लेके जो उस टाइम पे लॉ इन फोर्स है, ये उसके साथ ही इसको एक्सरसाइज करेंगे। मतलब कि हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी के अंदर हमारे जो रिड्रेसल के जो ऑर्डर है उसको एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग में माना गया है। इवन हमारा रेड्रेसल एजेंसी इसको एज अ सिविल कोर्ट माना जाता है। लेकिन सिविल कोर्ट माना जरूर जाता है, लेकिन इसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्लीडिंग ही हो, एज अ कंप्लेंट भी वो स्टार्ट हो सकता है। समनिंग एंड इन्फोर्समेंट एंड अटेंडेंस ऑफ डिफेंडेंट, एग्जामिनेशन कर सकते हैं विटनेस का ओथ के बेसिस पर। इवन डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स का या फिर जो भी अदर मटेरियल है उन सब चीजों का। इवन इनके पास पावर होती है कि ये जो कंप्लेंट है उसको कंप्लेंट एंड डिफॉल्ट भी कर सकता है या कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं। तो जो रेड्रेसल एजेंसीज होती है उनके पास ये भी पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इनके पास सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी भी होती है कि एक्स पार्टी जजमेंट के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं, जो बेसिक इनके पास पावर्स होती है। अब अगर हम थोड़ा बात करें कि रिलीफ ये क्या प्रोवाइड करेगी, ये हमारी जो रेड्रेसल एजेंसीज है ये क्या रिलीफ प्रोवाइड करेगी। सो ये रिमूव कर सकती है डिफेक्ट्स को जो गुड्स के अंदर है, गुड्स को रिप्लेस कर सकती है, कंपनसेशन करा सकती है कंज्यूमर को, या जो चार्जेस उसने पे करे हैं या कॉस्ट उसने लगाई है वो सब, या डिसकंटिन्यू कर सकती है अगर उसे लगता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। इवन वो कंपनसेशन करा सकती है अगर लार्जर नंबर ऑफ पीपल उस चीज से सफर्ड है तो। इवन अवार्ड जो लिटिगेशन में जो कॉस्ट लगी है उसको भी ये वापस दिलवा सकती है। ये इसके पास सारे रिलीफ होते हैं जो ये प्रोवाइड करा सकती है। तो अभी अगर हम बात करें ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की, कि क्या ऑफेंसेस एंड क्या पेनल्टीज हैं अगर हम कंप्लाई नहीं करते हैं तो अगर हम लोग कंप्लाई नहीं करते हैं तो अगर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने आपको डायरेक्शन दी है आप उससे कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपकी इम्प्रिजमेंट 6 मंथ या फिर जो आपका फाइन है वो 20 लाख तक से एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 89 बात करते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उस केस में जो पनिशमेंट होती है वो 2 ईयर्स की होती है, और जिसमें फाइन जो है हमारा 10 लाख तक जा सकता है। सेक्शन 90 बात करता है पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग या सीलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट जिसके अंदर अडल्ट्रेंट हो। अडल्ट्रेंट मतलब कुछ इस टाइप के इंग्रेडिएंट हो जो कि हमने बाहर नहीं लिखे हैं, हमने प्रोडक्ट पे नहीं लिखा कि हाँ ये इसके अंदर है। अगर कैफीन है, हमने बाहर नहीं लिखा कि ये कैफीन कैरी कर रहा है, लेकिन जब प्रोडक्ट लेबोरेटरी में गया, जब प्रोडक्ट का टेस्ट हुआ था हमें पता चला कि हाँ इसके अंदर ये चीज भी है जो कि हमने नहीं बताई है लोगों को, तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 ईयर तक हो सकती है और 5 लाख तक का इस पे फाइन भी लग सकता है। तो ये कुछ पेनल्टीज हैं जो कि हमारा जो कमीशन है, जो नेशनल कमीशन है, वो ये पेनल्टीज जो है दे सकती है। इवन पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल और स्टोरिंग और सीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस गुड, अगर कोई स्पूरियस गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता है या सेलिंग करता है तो उस केस में भी उनको 10 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा, और जो इम्प्रिजमेंट होगी वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, 7 ईयर से लेके इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ तक। तो अब अगर बात किया जाए, तो हमने अभी कंज्यूमर की बात करी, अब हम ये हमारी आई थिंक फोर्थ यूनिट है जिसमें हम बात करते हैं कंपटीशन एक्ट की, कि कंपटीशन एक्ट होता क्या है। तो जो कंपटीशन एक्ट वो 2002 में आया था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाया था, जिस इसने कंपटीशन एक्ट ने हमारा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को इसने क्या करा था, रिप्लेस करा था। तो ये बेसिकली जो एक्ट लाया गया, कंपटीशन एक्ट, ये इसलिए लाया गया ताकि जो हमारा जो कंपटीशन है उसको प्रमोट करा जा सके और जो मार्केट के जो डायनेमिक्स है उन सबको चेंज करा जा सके। ये प्रिवेंट करता है मोनोपोलिस को, ताकि कोई भी डोमिनेंट बिहेवियर ना रखे, क्योंकि जितना डोमिनेंट बिहेवियर होता है उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता है। ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, उसके साथ साथ ये इंकरेज करता है एफिशिएंसी को, और इंश्योर करता है कि भाई फ्री ट्रेड हो लोगों के बीच में। तो ये कुछ एम है इस एक्ट के। अब इसका रीजन क्या था, इसको हमें लाए क्यों, हम इसको इसलिए लाए थे कि इनएडुकेटेड से हमारा MRT पे जो एक्ट था वो इनएडुकेट था, क्योंकि वो सिर्फ मोनोपोलिस पर ही फोकस कर रहा था, वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर रहा था। लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बढ़ी वैसे वैसे इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो भी काफी ज्यादा चेंज हुआ, न्यू न्यू चैलेंजेस आने लग गए एट लार्ज लेवल पे। तो वो जो एक्ट था वो कॉम्पिटेंट नहीं था सब चीजों में डील करने के लिए, इसलिए उसको इन्हें उसको रिप्लेस करा गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इसमें काफी अच्छी बात करी गई, इनकरेज करा गया मार्केट जो डायनेमिक होती है उन सब चीजों को इसके अंदर इनकरेज करा गया कि कंपटीशन हो, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, एज अ डोमिनेंट या फिर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिससे किसी कंज्यूमर को या जिससे लोगों को दिक्कत हो। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की बात करें, जो इंडिया की जो कमिटमेंट थी अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, तो उस टाइम पे नेसेसिटी बन गया था कंपटीशन पॉलिसीज को लाने के लिए। एनहेंसिंग मार्केट एफिशिएंसी को एनहेंस करने के लिए भी ये जो हमारा कंपटीशन एक्ट था ये मार्केट में लाया गया था। तो बात करें तो इसके अंदर हमारा कंपटीशन एक्ट में एक आता है हमारा एंटी एग्रीमेंट्स क्या होता है। तो पहली बात तो हमारा अग्रीमेंट टू टाइप का होता है, इसमें एक तो होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हमारा होता है जो बिटवीन एंटरप्राइजेस के बीच में होता है, जैसे मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए तो वो हमारा वर्टिकल में आते हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारा सेम स्टेज पे होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टल में हमारा जो है सेम स्टेज से ही हमारा एग्रीमेंट स्टार्ट होता है। अब एंटी एग्रीमेंट्स में क्या होता है, एंटी एग्रीमेंट्स में ना फ्यूचर एडवर्स इफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ये जो एग्रीमेंट होता है ये वॉइड होता है। एंटी एग्रीमेंट वो होते हैं जो सिर्फ एक ही पार्टी पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें एक ही को ही ज्यादा बेनिफिट हो रहा है और दूसरी पार्टी को उससे एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, या उसके उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे सामने वाले का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली हो रहा हो या फिर इनडायरेक्टली हो रहा हो, तो वो सारे हमारे एंटी एग्रीमेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये जो एंटी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में होता है, कि जो कॉम्पिटिटर्स टू प्रिवेंट रिस्ट्रिक्ट और डिसऑर्ड कंपटीशन। हमारा सेक्शन 34 इसके अंदर डील करता है कंपटीशन एक्ट के अंदर। और ये जो एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है एग्रीमेंट्स को या डिसीजन को या फिर प्रैक्टिसेस को जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो। पर्टिकुलरली जो सीरियस टाइप के एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होते हैं वो सारे चीजों को ये प्रिवेंट करता है। कार्टल्स एग्रीमेंट्स को भी एज ए यूजुअली फिक्स प्राइसेस पर या फिर कॉम्पिटिटिव टेंडेंसीज होती हैं जो मार्केट को डिवाइड करता है, उन सब चीजों को एज एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना गया है। ठीक है ना। तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट कोई भी कर सकता है, कोई एंटरप्राइजेस हो या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस हो, पर्सन हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, तो ये कोई भी इस एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को कर लेता है, लेकिन इसको एज एन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना गया है उन सारे ही एग्रीमेंट को जिससे क्या हो रहा है, जिससे मार्केट में इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा, जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, जिससे मार्केट पे एट लार्ज लेवल पे इफेक्ट पड़ रहा हो। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बेसिकली होते क्या है, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिटरमाइन कर रहे हैं परचेज और सेल प्राइसेस को।
जो कंट्रोल कर रहे हैं प्रोडक्शन को, सप्लाई को, मार्केट्स को, टेक्निकल डेवलपमेंट को। फॉर एग्जांपल किसी को पता है अब शॉर्टेज होने वाली है, उसने बहुत सारा सामान उठा के पहले ही रख लिया मार्केट में सेल करने के लिए कि जब शॉर्टेज होगी उसके बाद उसको सेल करेंगे एज इन ब्लैक में या ज्यादा चार्जेस करके। तो वो सब हमारा एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आता है। शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एलोकेशन और जोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी शेयर्स मार्केट के, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बिड रेजिंग कर रहे हो या फिर कॉल्यूसिवली बिडिंग कर रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसे बैरियर्स क्रिएट करना मार्केट के अंदर, या फिर फोरक्लोजर कर देना कंपटीशन का बाय हैंडिंग एंट्री इनटू द मार्केट, या एक्रेलर और बेनिफिट टू कंज्यूमर। मतलब कि जितने भी हमारे ऐसे अग्रीमेंट हैं जिससे एट लास्ट पे दिक्कत हो सकती है वो सारे हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में आते हैं। जो पर्सन कंपटीशन करने के लिए, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कंपटीशन करना है, मैंने सबसे मना कर दिया कि ये वाला ब्रांड कोई नहीं बेचेगा या तो ये इतने में बिकेगा, तो ये क्या है, ये एक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है। हमने सारे सेलर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम ये इसकी वैल्यू इतनी है तो हम इसे इतनी पे ही देंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है जो हम बना रहे हैं, हमने सबने डिसाइड कर लिया कि हम इसे ऊपर ही देंगे इसे नीचे नहीं देंगे, तो ये सब हमारे एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में आता है। ठीक है ना, वो सारे ऐसे अग्रीमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है सेल एंड परचेज को इफेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है। डोमिनेंट पोजीशन वो पोजीशन होती है जैसे कि आज के टाइम में आईफोन ने डोमिनेंट पोजीशन अपनी बना रखी है मार्केट के अंदर। ऐसी पोजीशन और ऐसी स्ट्रेंथ होती है उस टाइम पे कि जो एंटरप्राइजेज है वो काफी इंजॉय करते हैं क्योंकि उसका पूरा रिलेवेंट होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली और कॉम्पिटेटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन देयर रिलेवेंट मार्केट affect its competitors or consumers or the relevant market in its favor। तो बेसिकली नो एंटरप्राइजेस और ग्रुप शेल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन। बेसिक सी बात है, जो भी पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है जो इन सबका लीडर है, वो अपनी पोजीशन का क्या नहीं कर सकता, मिसयूज नहीं कर सकता, उसकी अब्यूज नहीं कर सकता। देयर शेल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब्यूज कब मानी जाएगी, जब वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज कर रहा हो किसी भी अनफेयर या फिर डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन को परचेज में, या फिर उस गुड को सेल करने में, या फिर उस सर्विस को सेल करने में, या फिर प्राइस इन परचेज और सेल इंक्लूडिंग पेरिडोटरी प्राइस ऑफ गुड और सर्विसेज। मतलब कि वो क्या कर रहा हो, वो इम्पोज कर रहा हो, अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा हो, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्राइस बहुत ज्यादा बना रखा हो, या ऐसी कोई कंडीशन लगा रखी हो प्राइस पे। वो मतलब कोई भी एंटरप्राइजेस या कोई भी प्रोडक्ट जो कि डोमिनेंट पोजीशन पर है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे क्या हो, जिससे बाकी प्रोडक्ट्स पर इफेक्ट पड़े। इसका एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेफर टू इन सब क्लॉज। अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स or services to in limits to restriction production of goods or provision of services in the market thereof। बेसिक सी बात है इसके अंदर, जो नॉर्मल बात सिर्फ यही है कि अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट हो या कोई भी एंटरप्राइजेस जो डोमिनेंट पोजीशन पर है, वो जो लोग डोमिनेंट पोजीशन पर नहीं है, जो उनसे छोटी पोजीशन पे, जो उनके नीचे जैसे सैमसंग हो गया या फिर आई ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो वो उन सबको क्या नहीं कर सकता, वो उन सबको प्रिवेंट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता कि नहीं ये वाला मटेरियल सिर्फ मेरा ही है, इसको सिर्फ मैं यूज करूंगा, इसे आप लोग में से कोई यूज नहीं कर सकता। मतलब वो ऐसी भी कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करेगा जिससे उसके कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा इफेक्ट पड़े, या जो उसके कॉम्पिटिटर्स के लिए अनफेयर हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो। ठीक है ना, तो जो भी डोमिनेंट पोजीशन पर होगा वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको एज ए नहीं कर सकता यूज। अब डोमिनेंट पोजीशन पे अगर कोई है तो उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब इसमें थ्री टाइप्स ऑफ अब्यूज डोमिनेंट पोजीशन की, कि उसने अनफेयर कंडीशन लगा दी और प्राइसेस पर, उसने लिमिटिंग कर दिया, रिस्ट्रिक्टिंग कर दिया मार्केट एक्सेस में, उसने एक्सप्लॉइट कर दिया डिपेंडेंसीज को, और क्या कर दिया, यूजिंग डोमिनेंट इज वन मार्केट टू एंटर इन अनदर। अब इम्पोज कर दिया अगर किसी ने अनफेयर कंडीशन अपने प्राइसेस को लेकर, ठीक है, सेल और परचेज को लेकर उसने क्या कर दिया, कंडीशन इम्पोज कर दी जो कि अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी है। या फिर उसने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया किसको, मार्केट एक्सेस को लेकर। तो ऐसी सारी चीजों को अब्यूज माना गया है किसका, डोमिनेंट पोजीशन का।
तो अब बात करें अगर हम रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब यही है कि दो एंटरप्राइजेस या फिर एक एंटरप्राइजेस एक इंडिविजुअल जब मर्ज हो रहे हैं एक साथ, तब वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब एक्विजिशन आप इसमें किस चीज की कर सकते हो, शेयर की भी कर सकते हो, एसेट्स की भी, और कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड एसेट की। जब आप लोग मिलके कोई काम करते हो तो इन सब चीजों पे आपकी एक्विजिशन आती है। ऑफ एनी एंटरप्राइजेज एक्सीड थ्रेशोल्ड इन इट कॉम्बिनेशन। अब इसी कुछ कंडीशन है कि कॉम्बिनेशन किस कंडीशन में हो सकता है, जो कि हमारा सेक्शन 6 है। एनी पर्सन एंटर इन कॉम्बिनेशन इट्स नीड बोर्ड अप्रूवल ऑफ सीसीआई। अब अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्बिनेशन के लिए अपना कॉम्बिनेशन में आना चाहता है, मर्ज अप होना चाह रहा है, तो उनको क्या चाहिए होता है, उन्हें सीसीआई की अप्रूवल चाहिए होती है। ठीक है, विद इन 30 डेज के अंदर उनका अप्रूवल के लिए सबमिट करना पड़ता है। अगर उनको सीसीआई की साइड से कोई रिप्लाई नहीं आया है, 210 डेज के लिमिटेशन पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं आया है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो जो इन्होंने लेटर भेजा था वो अप्रूव हो चुका है। अब थ्रेशोल्ड के लिए इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे अगर आप इंडियन मार्केट में आप एन एंटरप्राइज लेवल पर एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हो, तो आपकी टर्नओवर 2500 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। ठीक है, एसेट्स आपके 2500 करोड़ के होने चाहिए, और आपकी जो टर्नओवर है वो 7500 करोड़ तक की होनी चाहिए। और आपको वर्ल्ड वाइड करनी है तो इसमें 1.25 बिलियन होना चाहिए, जो कि इंडियन वैल्यू के हिसाब से है। तो अगर आपको, अगर कॉम्बिनेशन करना है तो ये पहले कंडीशन होनी चाहिए, ऐसे इतने होने चाहिए या फिर टर्नओवर इतना होना चाहिए, चाहे इंडिया में करना हो या फिर इंडिया से बाहर आपने वर्ल्ड वाइड करना हो। अब स्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन। अब इस कमीशन का स्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो जो कमीशन का स्टेब्लिश है हमारा सेक्शन 7 के अंदर आया। विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने नोटिफिकेशन से अपॉइंट कर सकती है किसको, कमीशन को। ठीक है, जिसको हम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, और ये वही कमीशन है। अगर आपको कॉम्बिनेशन करना हो तो आप सीसीआई को, मतलब कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया को, आप क्या भेजोगे, आप एक लेटर भेजोगे इसका, विद इन 30 डेज आप इसे भेजोगे, और अगर वहां से रिप्लाई आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 210 डेज के बाद ऐसा कंसिडर करा जाएगा कि वो जो लेटर है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये कमीशन क्या है, ये कमीशन एक बॉडी है जो कोऑपरेट करेगी नेम ऑफ अफोर्सेड और प्रोटेक्शन एंड कॉमन सील। हाँ, तो मतलब ये जो बॉडी है इसकी अपनी कॉमन सील है, ये इसको इस प्रोविजन के अंदर, मतलब इस एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश करा गया है। ठीक है ना, ये जो कमीशन है ये स्यू भी हो सकती है और इसको सूट भी करा जा सकता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, जो हमारे सेक्शन 16 में दी हुई है कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, ये जो कमीशन है वो कंसिस्ट है किससे, एक चेयरपर्सन से है। ठीक है, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर। ठीक है, दो नहीं होने चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए, और 6 अलग लोग भी नहीं होने चाहिए इसके अंदर। द चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शेल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी। मतलब इसके अंदर जो चेयरपर्सन होंगे और जो अदर पर्सन होंगे उनके अंदर एबिलिटी एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, उनको नॉलेज होनी चाहिए उन सारी बातों के बारे में, उन लॉस के बारे में। ठीक है, वो एकदम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए उन लोगों को। ठीक है, जो भी इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर चेयरपर्सन होंगे हमारा, एक जो हमारे चेयरपर्सन होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बाकी इसके दो, और 2 से लेकर 6 तक इसके अंदर लोग होंगे जो कि वन अपॉइंट करेगा, जो कि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। बेसिक सी बात कि इसके अंदर सीसीआई के अंदर। ठीक है ना, अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए, अब है हमारा, एक सेकेंड, रेसिग्नेशन रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। किस तरीके से रेजिग्नेशन हो सकता है या फिर सस्पेंशन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिजाइन, अगर किसको रिजाइन करना हो तो वो राइटिंग में लिखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है उसका रेजिग्नेशन। बट अगर अनलेस ही इज परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश ऑफिसर सूनर। तो बेसिकली अगर किसी ने रिजाइन करना हो तो वो इन रिटर्न भी रिजाइन दे सकता है। ठीक है, और अगर किसी का सस्पेंशन या रिमूवल हो रहा हो तो वो रिमूवल या सस्पेंशन डिपेंड करता है उसके कंडक्ट के ऊपर कि क्या उसका कंडक्ट था। ठीक है, उसके कंडक्ट के बेसिस पर ही सस्पेंशन और रिमूवल हो सकता है उसका।
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन सबसेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर रिमूव कर सकती है किसी भी चेयरपर्सन को या फिर किसी भी मेंबर को उस ऑफिस के। ठीक है, किस केसेस में? एज और टाइम हैज बीन एजुकेटेड एज या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया हो। ठीक है। हैज एंगेज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट, अब वो ऑफिस के चलते हुए किसी दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में किसी दूसरी पेड एम्प्लॉयमेंट में भी अगर वो इंगेज है, या फिर वो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस को लेके जिसके अंदर जो कि काफी इमोरल है। ठीक है। हैज एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज लाइक अफेक्ट जुडिशियली हिज फंक्शन एज अ मेंबर, मतलब अगर उसने कोई भी ऐसा फाइनेंशियल या फिर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है उसका जो अफेक्ट कर रहा है जुडिशियली भी, या उसके जो फंक्शन है उन सबको जो चीजें अफेक्ट कर रही है। Has so be abused his position as render his continuance in office prejudicial, मतलब कि जो उसने अपनी पोजीशन में या उसने जो अब्यूज या जो भी उसका बिहेवियर है जो भी उसके कंडक्ट है उस बेसिस पर भी उसको हटाया जा सकता है, या फिर वो फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल हो गया है उसके मेंबर बनने के लिए, तो इन कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। तो बेसिक कंडीशन क्या है कि भाई इंसॉल्वेंट हो गया और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ कहीं और भी वो एम्प्लॉयमेंट कर रहा हो, या उसके खिलाफ कोई केस हो जो कि काफी इमोरल हो, या फिर उसका जो एक्ट्स है जो उसका कंडक्ट है वो इमोरल हो, जो अपनी पोजीशन को वो अब्यूज कर रहा हो या जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हो, या फिर अगर वो मेंटली और फिजिकली कैपेबल नहीं है, तब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, रिमूवल हो सकता है किसी भी चेयरपर्सन का या फिर किसी भी मेंबर का। अब इनका इन्फोर्समेंट और फंक्शन, ये क्या फंक्शन को इन्फोर्स करते हैं, तो देख लिए सबसे इनकी जो ड्यूटीज हैं वो ये है कि प्रोविजन करा जाए एंटी, अगर इन्हें लिख रहा है कि कोई एंटी कॉम्पिटेटिव अग्रीमेंट है तो ये इसको रोकेंगे। रेगुलेशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, अगर इन्हें लगता है कहीं पे डोमिनेंट मार्केट, मतलब कोई जो डोमिनेंट है मार्केट में वो अपनी पोजीशन का जो है गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उस केस में इनकी ही सीसीआई की ही ड्यूटी है उसको पूरे को इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट तैयार करके देने की। रेगुलेटरी फंक्शन भी इसके ऐसे है कि ये मॉनिटरिंग करेंगे मार्केट को, उसके बाद वो पेनलाइजिंग करेंगे नॉन कंप्लेनेंस को लेके, डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके साथ साथ इनके इन्वेस्टिगेट फंक्शन होता है कि सीसीआई के पास पावर होती है कि वो कंप्लेंट्स जो होती है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस की जो कंप्लेंट होती है उसको क्या कर सकती है, उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और इनके केसेस में एक डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल, जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है, एविडेंसेस को गैदर करता है और क्या कर सकता है, कंडक्ट करवा सकता है इंक्वायरीज को। ठीक है ना, सम्मन भी कर सकते हैं ये एविडेंस कलेक्शन के लिए। ये बस एजुकेटरी पावर ये होती है सीसीआई के पास कि ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं, पेनल्टीज लगा सकते हैं और ये रिलीफ प्रोवाइड करा सकते हैं। अब इनकी ड्यूटीज क्या होती है डायरेक्टर जनरल की, तो जो डायरेक्टर जनरल है उनकी ड्यूटीज ये है कि जितने भी अगर इनके पास कोई कंप्लेंट आई है तो वो क्या करे, उस कंप्लेंट के एविडेंस को गैदर करें कि क्या क्या एविडेंसेस हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। ठीक है ना, रिपोर्ट्स तैयार करें, उस इन्वेस्टिगेशन को लेके रिपोर्ट्स तैयार करें और वो रिपोर्ट्स को सीसीआई में दें। एक्सपर्ट ओपिनियन ले, अगर उन्हें लगता है किसी चीज में वो एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं, किसी भी कंपटीशन लॉ या फिर पॉलिसी मेकिंग में उनको ओपिनियन की जरूरत है तो वो ओपिनियन ले सकते हैं, ऐसे किसी भी काम में उनको मार्केट स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। ठीक है ना। इनकी ड्यूटीज कुछ ये भी है कि ये सीसीआई को असिस्ट करेंगे, डीजी को मतलब कि रिक्वायर्ड होता है कि वो सीसीआई को असिस्ट करे ताकि सीसीआई भी अपनी जो ड्यूटीज है फंक्शन है उसको काफी अच्छे से कर सके। अब प्रोसिक्यूशन ऑफिस ऑफेंसेस, इनके यहाँ पे डीजी कंक्लूड करता है दैट यहाँ पे एक कॉन्ट्रवेशन हुआ है कंपटीशन एक्ट का, तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स को कर सकता है स्टार्ट सामने वाले के अगेंस्ट। कंडक्टिंग एडवोकेसी, जो डीजी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में कि वो प्रमोट कर सकता है कंपटीशन एडवोकेसी को। ठीक है ना, ये क्या कर सकता है, अवेयरनेस जगा सकता है लोगों के अंदर और उसके कंपटीशन के बेनिफिट्स को लेकर, पॉलिसी फ्रेमिंग को लेकर वो ये सारे काम कर सकता है। कौन, डीजी। डीजी कौन होता है, अपना डायरेक्टर जनरल। अब इनकी भी कुछ पेनल्टीज है, अगर पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ डायरेक्टर जनरल, अगर कोई व्यक्ति फेलियर कर रहा है डायरेक्टर जनरल की गाइडेंस के साथ अप्लाई वो करने के लिए, कॉम्प्लाई करने के लिए, तो क्या होगा, उस पर फाइन लग सकता है, उसे पेनल्टी लग सकती है जो 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी, नॉट एक्सीडिंग टू 1 करोड़ रुपीज। पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन ऑन कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी अपनी कॉम्बिनेशन में सारी इंफॉर्मेशन को फर्निश नहीं कर रहा है तो इस केस में क्या होता है, इस केस में उसकी जो 10% जो उसका
जो टोटल टर्नओवर है उसका 10% जो है एज एन पेनल्टी होता है, लिया जाता है। पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अगर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट बना रहा है या मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा रहा है तो इस केसेस में 50 लाख तक का जुर्माना, जो पेनल्टी है 50 लाख तक की लग सकती है। पेनल्टी फॉर द ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी व्यक्ति कोई इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा है, इन केस अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इंफॉर्मेशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट in form of any order or document or any other kind and makes a statement which he knows is false और omits some material information, वो willfully उसको alter कर रहा है या फिर उसको suppress कर रहा है, अपनी मर्जी से वो उसे नहीं बता रहा है, तो इस केस में क्या होता है भाई, वो लायबल होगा, उस पर मॉनेटरी फाइन लग सकता है, कितने तक का, 1 करोड़ रुपीस तक का। अब इसकी पावर है, पावर्स टू मेक रेगुलेशन। सेक्शन 64 के अंदर हमारी जो सीसीआई है उसके पास पावर होती है कि वो रेगुलेशन बनाए, ठीक है ना, वो रेगुलेशन बना सकती है अपने कंपटीशन को लेके, मार्केट्स को लेके, ठीक है ना। तो मतलब जो सीसीआई होती है उसके पास पावर होती है क्या करे, कि वो रेगुलेशन या लॉज बना है, किसी भी नोटिफिकेशन के थ्रू वो रेगुलेशन बना सकती है, ठीक है। अब अगर बात करें, दिस रूल्स कैन ओवर रेंज ऑफ टॉपिक, अब वो किस किस टॉपिक पे अपनी रिपोर्ट रेडी कर सकती है, रेगुलेशन बना सकती है। तो वो बना सकती है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करा जाए, ये फॉर्मेट बना सकते हैं उस नोटिस का, या फिर ये डिसाइड कर सकते हैं अगर कोई भी कंपनी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बिजनेस कर रही है तो वो कैसे उस बिजनेस को कर रही है या क्या क्राइटेरिया होता है, ये वो सब क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्म एंड फीस है उसको सेट कर सकते हैं, उसका क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ये नोटिफाई कर सकते हैं कमीशन अबाउट बाइंग शेयर्स एंड एसेट्स को लेकर। ये क्या करते हैं, ये कंडीशंस लगा सकते हैं बायर्स पे, ठीक है, कि किस तरह से वो अपने राइट्स ऑफ शेयर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनका ही सारा ये हायर कर सकते हैं एक्सपर्ट्स लोगों को, ये हायर कर सकते हैं प्रोफेशनल्स को। ये एप्लीकेशन जो फीस लगनी चाहिए एप्लीकेशन को, उसका भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ये लोग कर सकते हैं, जो बेसिक सी बात है। अब रही बात, हमने पढ़ा कंपटीशन एक्ट, तो सबसे पहली बात जब हमने ये पढ़ा है तो इसमें अगर देखा जाए, अब अगर हम इसका एक बार इंडेक्स देखें तो हमने इसके अंदर सारी चीजें कवर करी हैं। तो अब इसमें जो हमारा मेन था क्राइटेरिया, हमने इसमें एम्स और ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, ठीक है। और हमने पढ़ा कि क्या स्कोप है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज का, ठीक है। हमने पढ़ा कंज्यूमरिज्म क्या होता है, इसके साथ साथ हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या होती है, इसकी क्या कंपोजिशन है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है, हमने ये सब अभी डिस्कस करा। हमने कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसर को डिस्कस करा, जो अपने पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे है। इनका क्या लिमिटेशन है, क्या इनकी फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स है, वो सब हमने पढ़ा। हमने कंपटीशन एक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। और हमने कंपोजिशन की बात करी हमने, ठीक है। जो कॉम्पिटिटिव कमीशन होती है हमने उसके बारे में भी इसके अंदर बात करी है कि उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या पेनल्टीज है, वो सब चीजें। तो अब हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया, अब इन सबको डिस्कस करने के बाद मेरी आप सबसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दे, ठीक है ना। तो बस मेरी तो एक सबसे बस ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग ने वीडियो देखी, आई होप ये कल आप लोग का, कल है पेपर आप लोग का, तो ये वीडियो आप लोग के काम है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।